चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने वहाँ तक देख लिया था इलेक्ट्रिकल करैक्टरिस्टिक्स। तो इलेक्ट्रिकल करैक्टरिस्टिक्स के अंदर कुछ चीज़ें ऐसे भी हैं जो कि आपको और भी इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ओवरहेड लाइन के अंदर ध्यान में रखना ज़रूरी है, चाहे वो केबल का हो या ओवरहेड लाइन का हो। पहला चीज़ तो ये कि जो हम लोग ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जैसे कि हम लोगों ने इनपुट दिया कुछ अमाउंट में, तो हम ये चाहते हैं कि आउटपुट भी हमें वैसा ही मिले। सपोज़ करिए कि इनपुट हम लोगों ने 100 दिया, 100 यूनिट हो सकता है वॉट में, अगर आप जैसा पावर दे रहे हो, ठीक है ना? तो आउटपुट भी हम क्या चाहते हैं कि 100 वाट ही मिले, समझ में आ रहा? तो ये जो हमारा इनपुट आउटपुट का रेशियो है, वो सेम होना चाहिए, बट ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लॉसेस होते हैं, कंडक्टर के अपने रेजिस्टेंस होते हैं, उसकी वजह से लॉसेस होते हैं, और भी डिफरेंट-डिफरेंट टाइप्स के लॉसेस होते हैं। तो हम क्या चाहिए हमें इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर कि ओवरहेड लाइन का लॉसेस कम होना चाहिए। दूसरे शब्दों में बोले तो क्या बोल सकते हैं कि ओवरहेड लाइन का एफिशिएंसी अच्छी होनी चाहिए, इनपुट आउटपुट रेशियो गुड होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। तो ये पॉइंट्स को भी आप वहाँ पे इंक्लूड कर दोगे। तो ये चीज़ें हो गए। अब हमारा आगे अब आते हैं, उससे पहले एक कल आप लोगों में से किसी ने बताया था फ्रीक्वेंसी के बारे में थोड़ा-सा बता देने के लिए, ठीक है? तो फ्रीक्वेंसी के बारे में मैं बता दे रहा हूँ, आप एक बार के लिए थोड़ा-सा ध्यान से देख लीजिएगा। हम लोग क्या देखते हैं जनरली कि इंडिया में 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी यूज़ होता है। इंडिया में क्या होता है? 50 हर्ट्ज। एक बार कन्फर्म करना, लाइट थोड़ा-सा आप लोग को दिख रहा है ठीक-ठाक से मैनेजेबल है? क्योंकि थोड़ा-सा आज लाइट का यहाँ पे इश्यू हो गया है, इस वजह से थोड़ा-सा मैनेज करना होगा। चलिए, देखिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आपका जो है ब्लर आ रहा है, ठीक है। 50 हर्ट्ज हम इंडिया में यूज़ करते हैं। रीज़न ये है कि ऐसा क्यों? जबकि अमेरिका में आपका 60 हर्ट्ज यूज़ होता है ना? तो हम लोग 50 हर्ट्ज यूज़ करते हैं, ऐसा क्यों 50 हर्ट्ज ही यूज़ क्यों करते हैं? सबसे पहले तो ये समझिए कि 50 हर्ट्ज प्रोड्यूस क्यों हुआ, ठीक है ना? तो एक आपको इलेक्ट्रिकल मशीन्स का एक टॉपिक होता है सिंक्रोनस जनरेटर, वहाँ से एक और इंडक्शन जनरेटर या इंडक्शन मोटर। तो वहाँ से आप दोनों जब टॉपिक्स पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट निकल कर आता है सिंक्रोनस स्पीड, ठीक है ना? या एक रोटर का स्पीड, इस चीज़ तरह के पॉइंट्स निकल कर आते हैं। तो वो चीज़ को हम डायरेक्ट वहाँ से डील करते हैं कि वो जो पॉइंट होता है वो कहता क्या है। और एक छोटा-सा बात भी बता देते हैं कि वो प्रोड्यूस आखिर कैसे होता है। तो देखिए हमारा यहाँ पर एक ऑब्जर्वेबल मान लीजिए कि यह एक ये आपका स्टेटर है मशीन का, और यहाँ पर आपका क्या है रोटर है, ठीक है ना? ये स्टेटर वाला पार्ट है और ये रोटर वाला पार्ट है, ठीक है? इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती है, ऐसा मैंने जनरल बना इसके अंदर स्लॉट कटे होते हैं, स्लॉट्स की वजह से में कंडक्टर डाले हुए रहते हैं और कंडक्टर में डालने के बाद करंट सप्लाई देते हैं, और उसके बाद ओरेस्टेड के राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग हमें ये पता चलता है कि फ्लक्स किस डायरेक्शन में आ रहा है और वो रोटेट कैसे करता है। वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ क्योंकि कोई मतलब की चीज़ नहीं है, ठीक है? तो हम सीधा आते हैं पॉइंट पे। पॉइंट ये है कि यहाँ से हम लोगों को स्टेटर में, है ना? स्टेटर में एक रोटेटिंग फ़ील्ड प्रोड्यूस होता है, रोटेटिंग फ्लक्स प्रोड्यूस होता है जो कि जिसका स्पीड एनएस होता है, ठीक है ना? क्या होता है? इसकी एक स्पीड होती है जिसकी फ्लक्स होती है जिसकी एक स्पीड होती है एनएस, ठीक है ना? वह एनएस का वैल्यू जो निकल कर आता है 120 एफ डिवाइडेड बाय पी होता है, ठीक है? वो एनएस क्या है? सिंक्रोनस स्पीड या फिर रोटर की वजह स्टेटर की वजह से जो रोटेटिंग फ्लक्स मिल रही है उसकी स्पीड एनएस इक्वल टू 120 एफ बाय पी। अब क्या होता है ना कि ये जो एनएस है, ठीक है ना? एनएस यानी कि ये जो रोटर का स्टेटर का फ़ील्ड है वो उसका स्पीड, ठीक है ना? यह फ़ील्ड का स्पीड और ये रोटर का भी जो फ्लक्स बनता है, माने स्टेटर से जो फ्लक्स बनता है और रोटर से भी जो फ्लक्स बनता है वो दोनों एक रोटेट करते हैं, ठीक है ना? क्योंकि रोटर का जो कंडक्टर होता है ना, यह स्टेटर के फ्लक्स के इन्फ्लुएंस में आकर के फ्लक्स लीकेज कर करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ड्रैग प्रिंसिपल के बेसिस पर ये भी रोटेट करने लगता है, ठीक है? बट वह सिंक्रोनस स्पीड को अगर अचीव कर लेता है, हम लोग करवाते हैं एक बाय मीन्स ऑफ फोर्स, तो उसको सिंक्रोनस मशीन बोलते हैं। जहाँ पे वह उस स्पीड को अचीव नहीं कर पाता उसको बोलते हैं इंडक्शन मशीन, ठीक है? तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि रोटर को भी रोटेट करवा रहे हैं। रोटर का जो रोटेट करता है वह उसका फ्लक्स रोटेट हो रहा है इसकी वजह से, ठीक है? अब ये चीज़ जो है ना फ्लक्स जो रोटेट होता है उसको हम लोग कैसे बनाते हैं कि वह 1 सेकंड में कितना? 1 सेकंड में 50 रिवॉल्यूशन या रोटेशन कर जाए। 1 सेकंड में कितना कर जाए? 50 बार रिवॉल्यूशन या रोटेशन कर जाए। ये हमारा क्या होता है? फिक्स होता है कि 1 सेकंड में इतना हम लोगों को रोटेट करवाना है। अब उसके लिए चाहे सिंक्रोनस स्पीड जो मिले,
सिंक्रोनस स्पीड आपको जो मिले। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि यहाँ पर ऐसा डिजाइन करते हैं कि 1 सेकंड में 50 बार रेवोल्यूशन तो इसका करवाना ही है। समझ में आ रहा? हम लोग जो क्या बोलते हैं, जो हम लोग सप्लाई जो जनरेटर बैठाते हैं, जनरेटर जो बैठाते हैं ना, वहाँ पर टरबाइन का इस्तेमाल करते हैं जनरेटर को रोटेट करने के लिए, यानी कि इसके रोटर को, फ्लक्स को रोटेट कराने के लिए। उसको कहाँ तक सेट करके रखते हैं कि भाई 1 सेकंड में 50 बार वह रेवोल्यूशन हो जाना चाहिए रोटर के जो फ्लक्स है उसको। ठीक? क्लियर? ऐसा सेट करके बनाया गया सबसे पहली बार। अब ये मत बोलना कि सर 50 ही क्यों करा गया? ये देखो, स्टार्टिंग में कोई चीज़ क कितना भी किया जाएगा तो एक होगा ना पॉइंट, एक तो डिटरमाइंड पॉइंट होगा ना। तो उसी तरीके से स्टार्टिंग में जो किया गया, वह 1 सेकंड में 50 बार रिवोल्यूट करके निकल आ गया। तब हमारा ये चीज़ तो फिक्स हो गया कि भाई 1 सेकंड में इतना कराना ही है। तो हम लोग को देखते होंगे कि सर सिंक्रोनस स्पीड जो होता है हर मोटर का वेरी करते रहता है, हम लोग वेरी करवाते हैं। वो कैसे होता है सर? तो उसके लिए क्या है ना, उसके लिए क्या है, यहाँ पर ये जो पोल है ना, वो पोल का रोल होता है। देखो फ्रीक्वेंसी, यहाँ से हमारा फ्रीक्वेंसी निकल गया, समझ में आ रहा है कैसे? क्योंकि हम लोगों को पता है ना कि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाय टाइम होता है ना, 1 बाय टाइम पीरियड। और हम लोगों ने 1 सेकंड में कितना कर दिया, 50 रिवोल्यूशन। कितना कर दिया है? 1 सेकंड में 50 रिवोल्यूशन, 1 सेकंड में 50। तो कितना हो गया फ्रीक्वेंसी? 50 हर्ट्ज। इस तरीके से हमारा फ्रीक्वेंसी कितना निकल के आया? 50 हर्ट्ज। तो ये चीज़ हमारा यहाँ से निकल कर के आता है। अब यहीं से हम एक चीज़ और एडिशनल बात बता दे रहे हैं, जो बोला अभी थोड़ी देर पहले कि सिंक्रोनस स्पीड हमारा, फिर अगर फ्रीक्वेंसी इतना ही है 50 हर्ट्ज ही, तो स्पीड हमारा, जो सिंक्रोनस स्पीड हमारा होता है, वो कैसे वेरी करता है? तो उसके लिए मैंने क्या बताया कि ये जो पोल होता है ना, वो डिटरमाइन करता है। ठीक है? वो कैसे, देखिए, मान लीजिए कि पोल हमारा 2 पोल का मशीन बनाया है, ठीक है? तो फ्रीक्वेंसी तो मैंने क्या बोला कि भाई 1 सेकंड में 50 बार ही उसको घुमाना है। अब चाहे तुम जो करो, स्पीड बढ़ाना बढ़ाओ, जो घटाना घटाओ, लेकिन फ्रीक्वेंसी तो हमारा जो है वो 50 हर्ट्ज का ही रहेगा। ठीक है? तो 50 हर्ट्ज के रखने के लिए सिंक्रोनस स्पीड कितना हो जाएगा इस केस में? 120 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 2। कितना निकल के आ गया? ये 60 टाइम्स में गया 3000 आरपीएम। और सबसे मैक्सिमम स्पीड होता है सिंक्रोनस स्पीड, है ना? मैक्सिमम स्पीड हो गया। अब हम यूनिवर्सल का केस नहीं कर रहे हैं। यूनिवर्सल भी मोटर होता है और भी तरह के मोटर होते हैं स्पेशल मशीन के अंदर। यूनिवर्सल का तो 24,000 आरपीएम हो जाता है। तो वो चीज़ों को हम बात अभी नहीं कर रहे हैं, हम सिंक्रोनस स्पीड की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? तो कितना निकल के आ गया? 3000 आरपीएम सिंक्रोनस स्पीड। अब आप बोलोगे कि सर 3000 आरपीएम हो गया, लेकिन कहीं-कहीं हम पढ़ते हैं कि रेटिंग लिखा रहता है 1500 आरपीएम, वो क्या है? तो उसके लिए सिंपल सा कुछ नहीं है, जो पोल बनते हैं ना, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वह ना 4 पोल का होगा। वहाँ पे वह 4 पोल का बना होगा। एग्जांपल में आप लगा कर देख सकते हो कि मान लीजिए कि आपका जो सिंक्रोनस स्पीड आप कह रहे हो कि सर 1500 आरपीएम हम देखे हैं रेटिंग में कहीं पे, तो 1500 आरपीएम लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रीक्वेंसी तो भाई उतना ही रहेगा, चाहे जो भी कर लो। इंडिया में बन रहा है ना, इंडिया में यूज़ हो रहा है ना, तो 50-50 हर्ट्ज ही फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज ही होगा। अब आपको मैं ये भी बताऊँगा कि इसको हम लोग घटा या बढ़ा सकते हैं कि नहीं, थोड़ी देर में बता रहा हूँ। ठीक है? तो सिंक्रोनस स्पीड तो 15,000 आरपीएम हो गया। और फ्रीक्वेंसी तो मैंने बोला कि इंडिया में ऑपरेट हो रहा है तो उसको 50 हर्ट्ज ही रखना पड़ेगा। रीज़न वही पुराना वाला कि भाई डिटरमाइन कर दिया गया कि 1 सेकंड में ना 50 बार ही उसको रिवोल्यूट कराना है, फ्लक्स जो बन रहा है रोटर का, ठीक है ना? उसको 50 बार ही रोटेट करना है 1 सेकंड के अंदर। तो अब आप कहोगे सर हम जो मशीन में रेटिंग देखे 1500 आरपीएम, उसमें क्या फंडा है? तो उसमें ये सिंपल सा बात है कि भाई आपने देखा है 1500 आरपीएम, और फ्रीक्वेंसी तो मैंने बोल दिया कि 50 हर्ट्ज। तो क्या किया जाता है उसके अंदर? पोल में कुछ गड़बड़ी किया जाता है, पोल में कुछ न कुछ बदलाव किया जाता है, पोल अलग पोल का मशीन बनाया जाता है। तो कितना पोल का मशीन बना होगा? तो सर तो देखिए, वो हमको ये पता है कि NS इक्वल टू 120 F/P होता है, ठीक है? और ये आपको कह दिया कि सर 1500 आरपीएम है और 120 तो कांस्टेंट है, और फ्रीक्वेंसी हमने बोल दिया 50 ही रहेगा। तो पोल उस वक़्त क्या निकल कर आ जाएगा? पोल निकल के आ जाएगा 4 पोल। निकल गया है ना? पोल कितना निकल के आएगा? 4 पोल। यानी वह जो मशीन बना होगा ना, पोल कैसे बनाया जाता है, अगर मशीन आपके सर ले रहे हैं, वो ज़रूर बताएँगे, ठीक है? वरना फिर बाद में कभी जानना होगा तो आप पूछ लेना, बता दूँगा पोल कैसे बनता है। तो पोल वहाँ पे कितना बनेगा? 4 पोल का मशीन बना हुआ होगा। इसी वजह से वहाँ पे जो सिंक्रोनस की स्पीड है, वो 1500 आरपीएम दिख रही है। बट फ्रीक्वेंसी तो 50 हर्ट्ज ही रहेगा। रीज़न वही है, 1 सेकंड में 50 बार ही उसको रोटेट करना होता है, रोटर के जो फ्लक्स बनते हैं उसको। अब ये बात है कि सर 50 हर्ट्ज को हम लोग 60 हर्ट्ज में कर सकते हैं कि नहीं, और 50 हर्ट्ज और 60 हर्ट्ज में क्या डिफरेंस है? देखिए 50 हर्ट्ज और 60 हर्ट्ज में कोई खास डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस बस यही हो जाता है कि करंट का इफेक्ट 60 हर्ट्ज में ज़्यादा आता है, 50 हर्ट्ज में कम आता है। ठीक है ना? तो उसमें आपको हम वहाँ पे करने का अगर कोशिश करना चाहें 50 हर्ट्ज को 60 हर्ट्ज में, तो क्या-क्या प्रॉब्लम होगा सुन लो। आपको सबसे पहले तो अपने घर का जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट हैं, टीवी, फ्रिज, फैन, जितने भी हैं, जितने भी आपके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं, उनको पहले उठाओ,
है ना, उठाओ और बड़े से है ना, बड़े से गार्बेज स्टोरेज एरिया होता है ना, जहाँ पे कचड़े को फेंका जाता है, वहाँ पे जाकर डंप कराओ। और अपने घर के साथ-साथ अपने पड़ोसी वाले को भी करो, अपने पड़ोसी के साथ अपने मोहल्ले वाले को भी करो, और उसके साथ-साथ पूरे सिटी के, पूरे इंडिया के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स हैं, सबको आपको वही काम करना पड़ेगा। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? इज़ इट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि आप जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है अपने इंडिया के अंदर, जो कि स्टार्टिंग से ही 50 हर्ट्ज के रेटिंग पे बन चुका है, उसको पूरे के पूरे डंप आउट कर दो? पॉसिबल नहीं है ना? तो इसी वजह, और उसके साथ-साथ इतना करने पर ही काम नहीं होगा, इतने इसके अलावा फिर आपको जितने भी प्लांट हैं, जो ऑपरेट हो रहे हैं, उनको रिकंस्ट्रक्ट करो। उसके जनरेटर और टरबाइन्स का रिकंस्ट्रक्शन करो ताकि वह 60 रिवोल्यूशन पर सेकंड देने लगे। तो ये अब पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली, ठीक है? इसी वजह से हम लोग 50 हर्ट्ज पे ऑपरेट हो रहा है, और 50 हर्ट्ज पे ही ऑपरेट होते रहेगा। समझ में आया? ये चीज़ होता है आपका हमारा इंडिया में 50 हर्ट्ज का इस्तेमाल होने के पीछे रीज़न, और क्यों हम इसको नहीं बदल सकते। फ़ायदा क्या होता है और नुकसान क्या होता है, इसमें कोई हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों में ही अपने-अपने जगहों पर सही है। 50 हर्ट्ज यूज़ हो रहा है, तो हमारे पास फ़ायदा ये है कि हमारा जो ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपका कॉस्ट पे भी डिपेंड करता है। तो कॉस्ट कहीं न कहीं हमारा थोड़ा कम आता है, अगर 60 हर्ट्ज पे करें तो कॉस्ट इफ़ेक्ट करेगा वहाँ पर। तो हर एक का अपना-अपना बैलेंस बना हुआ है। चीज़ ये है, मेन चीज़, कि अब इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, ठीक है? तो ये पॉइंट हुआ, ठीक? चलिए अब आते हैं हम लोग अपने, हाँ, ये बात समझ में आया सबको, क्या होता है ये चीज़? तो फिर हम लोग अब चलते हैं अपने पॉइंट पर। हाँ, लास्ट क्लास में हम लोगों ने वहाँ तक देख लिया था कि इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ओवरहेड लाइन का क्या होता है। उसके अलावा पॉइंट्स वो ऐड कर लीजिएगा कि हमारा जो लॉसेस होते हैं कम होने चाहिए, पावर लॉस यानी कि पीएल से डिनोट करते हैं, और जो एफिशिएंसी है वो अच्छी होनी चाहिए, और इनपुट आउटपुट रेशियो अच्छी होनी चाहिए, टेंसाइल स्ट्रेंथ मटेरियल की अच्छी होनी चाहिए, कंडक्टर की अच्छी होनी चाहिए। टेंसाइल स्ट्रेंथ के बारे में कल बता दिया था, एसीएसआर कंडक्टर यूज़ करते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ है। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कुछ इफ़ेक्ट के बारे में। आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग चलोगे तो सबसे पहला आपको पढ़ना आएगा और टेंशन, उसके बाद आगे चलकर स्किन इफ़ेक्ट, प्रॉक्सिमिटी इफ़ेक्ट वगैरह पढ़ना है। हमारे पास यहाँ पे एक नोट्स है जिसके अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं थोड़ा। चीज़ वही है, आपको टॉपिक खत्म होते-होते सारा चीज़ उसके अंदर आ जाएगा, ठीक है? तो सबसे पहला स्किन इफ़ेक्ट। देखिए स्किन इफ़ेक्ट क्या होता है? स्किन इफ़ेक्ट का मतलब ये हुआ, जो कंडक्टर होता है ना, आप जो कंडक्टर मैंने बताया ट्रांसमिशन लाइन का कंडक्टर, उसको हम लोग जब अल्टरनेटिंग करंट जब हम उसको देते हैं ना, तो उसके अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है कि जो कंडक्टर है उसके जो सरफेस पे सबसे ज़्यादा करंट का इफ़ेक्ट होता है, और उसके इनर इनर पार्ट पे उतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं हो पाता है। मतलब अब इस चीज़ को थोड़ा-सा अच्छे से आप समझने की कोशिश करिएगा। मैं एक वीडियो में दिखाकर बताता हूँ, पहले एक बार ओरली सुन लीजिए। कि स्किन इफ़ेक्ट के अंदर क्या होता है, जो कंडक्टर होता है, कंडक्टर का एक हम एक स्फेरिकल शेप मान लेते हैं, कंडक्टर होता ही है आपको गोल शेप का। तो उसका क्या होता है, एक इनर वाला सरफेस भी होगा, एक आउटर सरफेस भी होगा। तो आउटर सरफेस के ऊपर करंट का एक्युमुलेशन होना और इनर सरफेस पे नहीं होना, मतलब इनर सरफेस कंडक्टर में करंट का एक्युमुलेशन नहीं हो पाना, केवल आउटर सरफेस पे होना, ये हमारा स्किन इफेक्ट कहलाता है। ये एक तरह से हमारा प्रॉब्लम होता है, बिकॉज़ यहाँ पर हम कंडक्टर का पूरे पार्ट का यूज़ नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना? तो अब स्किन इफेक्ट के बारे में थोड़ा-सा हम यहाँ से समझते हैं, ठीक है? डायग्राम से। यहाँ पे देखिए क्या होता है कि आपका सपोज़ करिए कि एक कंडक्टर है ना? एक स्फेरिकल शेप का ये क्या है, कंडक्टर है। ये मान लिया कि ये भाई हमारा कंडक्टर है, क्लियर, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर ये जो कंडक्टर है ना, ये मैंने जो इनर वाला सरफेस ऐसे बनाया है ना, ये बता रहा है कि ये जो है, ये क्या है? ये आपका इनर सरफेस है, कंडक्टर का इनर सरफेस है, और ये आउटर सरफेस है। तो क्या होता है कि हाई रेजिस्टेंस, ये एक पॉइंट और यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा कि जो हाई रेजिस्टेंस पे इफेक्ट, ये जो आपका इफेक्ट आता है ना स्किन इफेक्ट, ये हाई फ्रीक्वेंसी पे आता है, यानी हाई रेजिस्टेंस पे आता है। ये इफेक्ट कब आता है? हाई फ्रीक्वेंसी पर आता है। मतलब आप जब करंट का फ्लो करवा रहे हो एट हाई फ्रीक्वेंसी पर, तब आपका ये इफेक्ट आता है, स्किन इफेक्ट, ठीक है? हाई फ्रीक्वेंसी का होने का मतलब है कि रेजिस्टेंस का वैल्यू बहुत हाई होना, उस वक्त आपका यह जो कंडक्टर है ये आपका इफेक्ट करता है। रेजिस्टेंस का वैल्यू हाई होना, आप इस पॉइंट को थोड़ा-सा ध्यान समझना, इस रेजिस्टेंस का वैल्यू हाई होना मतलब कि कौन-सा कंडीशन हो रहा है? ये डीसी वाला कंडीशन हो रहा है, ठीक है ना? तो रेजिस्टेंस
का वैल्यू जब अधिक होगा, यानी कि एल और सी का वैल्यू क्या हो रहा है, बहुत कम हो रहा, और एल और सी किसके अंदर नहीं पाया जाता है, बहुत कम होता है या नहीं पाया जाता है, डीसी के अंदर। तो आपसे ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब ट्रांसमिशन लाइन के अंदर स्किन इफेक्ट क्या होता है या किसके ऊपर इफेक्ट करता है, एसी डीसी, रेजिस्टेंस भी लिखा रहेगा, रेजिस्टेंस एसी या रेजिस्टेंस डीसी, इस तरीके से ऑप्शन दिए रहेंगे, तो आपको रेजिस्टेंस डीसी करना है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि रेजिस्टेंस, ये जो स्किन इफेक्ट होता है वह इनर सरफेस पे होता है या आउटर सरफेस के वजह से होता है, तो आपको बताना है आउटर सरफेस की वजह से होना है। स्किन इफेक्ट की वजह से क्या होता है, स्किन इफेक्ट की वजह से जो सेंटर पार्ट होता है या फिर जो हमारा इनर पार्ट होता है वह हम पूरी तरह से यूज में नहीं ले पाते। अब इस चीज को समझते हैं ऐसा क्यों। देखिए, आपका रेजिस्टेंस जो होता है वह रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होता है, रो एल बाई ए, रो एल बाई ए होता है। तो रो एल बाई ए का मतलब ये हुआ कि रेजिस्टेंस का वैल्यू, ये तो पता है ना, ये फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस का, रो एल बाई ए, ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे क्या होता है, रेजिस्टेंस का जब हाई वैल्यू होने लगता है, जब रेजिस्टेंस का हाई वैल्यू होने लगता है, तो उस वक्त क्या देखते हैं हम लोग कि एरिया जो होता है, एरिया वह कम होने लगता है। एरिया क्या होने लगता है, कम होने लगता है। तो जब एरिया कम होने लगेगा, ठीक है ना, एरिया कम होने लगेगा, तो करंट जो होता है, करंट एरिया कम होने की वजह से यहाँ पे एरिया जो, ये जो पूरा पार्ट है आपका कंडक्टर है, उसका एरिया अब कम होने लगा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो करंट है वह करंट केवल और केवल सरफेस से होकर के निकलेगा, केवल और केवल सरफेस से होकर के निकलेगा। अब सरफेस से होकर के ही निकलेगा, क्यों, क्योंकि करंट जो फ्लो होता है वह इम्पेडेंस के अपोजिट होता है, ठीक है ना, इम्पीडेंस के क्या होता है, अपोजिट होता है। आप ओम्स लॉ आपने पढ़ा होगा, V इक्वल टू आई आर होता है, तो ये बढ़ता, रेजिस्टेंस बढ़ता है तो करंट घटता है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होता है। तो रेजिस्टेंस यहाँ पे बढ़ रहा है तो करंट यहाँ पर कम होने लगेगा, तो करंट कम होने लगेगा तो इनर पार्ट में एरिया से इफेक्ट नहीं हो पाता है। करंट का वैल्यू कम होने लगा है तो इनर पार्ट के एरिया से वह इफेक्ट नहीं हो पाता है, ऊपर से इसके केवल गुजरता है यहाँ से, स्किन से। तो हम लोग इसको रिड्यूस करने के लिए क्या करें। अब ये प्रॉब्लम आता है कि सर ये कंडक्टर में अगर हम लोग रिड्यूस करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। तो रिड्यूस करने के लिए हमें क्या चाहिए कि भाई ये जो कंडक्टर है, कंडक्टर एक हमने लिया हुआ, इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि ऊपर ऊपर का केवल पार्ट पे करंट गुजर रहा और इनर पार्ट पे नहीं हो पा रहा। तो हम क्या करते हैं ना कि कंडक्टर का ही ना ये कर देते हैं, कटिंग कर देते हैं, कंडक्टर को पतला पतला शीट में बदल देते हैं, जिसको स्ट्रैंडेड बोलते हैं, स्ट्रैंडेड कंडक्टर, स्ट्रैंडेड कंडक्टर, स्टैंडर्ड बना देते हैं। इसमें क्या करते हैं, आप लेते हो एक मोटा वायर, कहने का मतलब कि एक केबल लेते हो, ठीक है ना, उसके अंदर पहले एक कंडक्टर था, अब हम लोगों ने वहां पे स्टैंडर्ड कंडक्टर निकाल दिया, यानी पतला पतला रेसा इस टाइप से, इस टाइप से यहाँ पे डायग्राम में देख रहे होगे। ये सब एक छोटा छोटा कम कम एरिया का एक क्या है, कंडक्टर है, ठीक है ना, कंडक्टर। पहले हमारा पास ऐसा कंडक्टर था ये वाला, अब हम लोगों ने इसके जगह पर रिप्लेस कर दिया पतला पतला छोटा छोटा स्ट्रैंडेड वायर का, ठीक है ना। इससे क्या हुआ कि अब इसके सरफेस से ही गुजरेगा ना, और इतना कम पतला वायर है कि सरफेस पे गुजरेगा तो हमारे को पूरा रिजल्टेंट पूरा हर एक के सरफेस से गुजरेगा ना, तो हर एक के सरफेस से गुजरेगा तो करंट डेंसिटी यहाँ पे ज्यादा मिलेगा एज कंपेरिजन यहाँ से, क्योंकि ये हर एक कंडक्टर के सरफेस से गुजरा और ये केवल एक कंडक्टर के सरफेस से गुजरा, तो करंट डेंसिटी किसके अंदर ज्यादा हुआ, इसके अंदर। तो हम इससे ऐसा करके इसका इस्तेमाल करके इसके इफेक्ट को कम कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके लिए हमारे पास कौन कौन से मटेरियल है जो कि इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो वह आपका जैसे मैंने बताया था कॉपर हो सकता है, एल्युमिनियम हो सकता है। और एक चीज और पूछा जाता है आपसे कई बार कि जो रेजिस्टेंस के लिए मटेरियल यूज किया जाता है, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस के लिए मटेरियल यूज किया जाता है, जो मटेरियल से रेजिस्टेंस कम हो सके उसके लिए हम लोग यूज करते हैं मैग्नीन, कॉन्स्टेंटेन, ये चीज़ें आपको मटेरियल साइंस के अंदर भी पढ़ा जाता है, तो वो चीज़ें अभी हम यहाँ पे छोड़ते हैं, ठीक है। इसके इफेक्ट क्या समझ में आया कि भाई आउटर सरफेस पे इफेक्ट को एक्यूमुलेट होने लगता है, उसी को हम लोग बोलते हैं स्किन इफेक्ट, ठीक है। अब आते हैं वहां पे इस जगह पर कि भाई स्किन इफेक्ट जो होता है, द टेंडेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट टू कंसंट्रेट नियर द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर इज नोन एज स्किन इफेक्ट, ठीक है ना। अब ये मत बोलना कि सर यहाँ अल्टरनेटिंग करंट का, अभी दे तो हम लोग ट्रांसमिशन लाइन में अल्टरनेटिंग करंट ही रहे, रेजिस्टेंस का इफेक्ट ज्यादा होने की वजह से हम लोग आरडीसी यानी रेजिस्टेंस अक्रॉस डीसी यहाँ पे इफेक्ट करता है, ठीक है। अब ये जो होता है किस किस चीज़ों पे डिपेंड करता है स्किन इफेक्ट, तो सबसे पहले तो है कि नेचर ऑफ मटेरियल, मटेरियल का किस तरह का नेचर है ना। मटेरियल का नेचर क्या, अगर हाई रेजिस्टेंस वाला है तो उसमें ज़्यादा होगा,
डायमीटर क्या है वायर का, अगर डायमीटर जितना ज़्यादा होगा, जैसे मैंने स्टैंडर्ड हम लोगों ने क्यों किया, ताकि उसका डायमीटर कम हो सके और रेजिस्टेंस हमारा ये जो स्किन इफेक्ट हमारा जो है वो कम हो सके। तो डायमीटर ऑफ वायर हम लोगों का डिपेंड करता है कि स्किन इफेक्ट कम होगा या ज़्यादा होगा, तो होना क्या चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक है। फ्रीक्वेंसी भी हमारा कम होना चाहिए, अगर ज़्यादा होगा तो स्किन इफेक्ट वहाँ पे नजर आने लगेगा। इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी मतलब स्किन इफेक्ट बढ़ेगा अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो। शेप ऑफ वायर लेस फॉर स्टैंडर्ड कंडक्टर, मैंने जैसे बताया स्टैंडर्ड कंडक्टर के लिए आपका कम होना चाहिए, कम होता है देन सॉलिड कंडक्टर। जो पहला वाला केस हम लोगों ने दिखाया था वो सॉलिड कंडक्टर का था, और जो स्टैंडर्ड कंडक्टर है उसके अंदर कम होता है, ठीक है ना। तो शेप किस तरीके का होना चाहिए, स्टैंडर्ड कंडक्टर की तरह होना चाहिए। तो आपको स्किन इफेक्ट से केवल यही दो चीज बताना होगा, पहला चीज डायग्राम उसका डेफिनेशन के साथ, और दूसरा चीज ये कि किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। क्यों होता है, कैसे होता है, ये चीज तो मैंने आपको समझा ही दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पार्ट है प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट। देखिए प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट क्या होता है, पहले इसको जानने से पहले आपको एक चीज पता होना चाहिए, जब दो कंडक्टर पैरेलल में या आपस में या क्लोज डिस्टेंस पे जब रहते हैं, तो उसके अंदर जो करंट फ्लो होता है वो आइदर सेम डायरेक्शन हो सकता है और अपोजिट डायरेक्शन हो सकता है। यही हो सकता है ना, सपोज करिए कि दो कंडक्टर है आपके पास, देख रहे हो आप कि यहाँ से दो कंडक्टर गुजर रहा है, दो कंडक्टर में आप क्या समझोगे कि भाई एक कंडक्टर से करंट जा रहा है नॉर्थ से साउथ मान लो, या ऐसे मान लो कि लेफ्ट से राइट जा रहा है, ठीक है ना, और दूसरा कंडक्टर है उसमें भी लेफ्ट से राइट जा सकता है या राइट से लेफ्ट जा सकता है, यही दो कंडीशन पॉसिबल है। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं टेक्निकली कि भाई एक कंडक्टर में करंट वन डायरेक्शन में है तो दूसरे करंट में करंट अपोजिट डायरेक्शन में है, तो उससे क्या इफेक्ट होगा, इन दोनों के पास होने की वजह से भी कुछ तो इफेक्ट होगा, और उसी इफेक्ट को बोलते हैं प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट। अब क्या क्या इफेक्ट होगा वो चीज यहाँ पे समझने की कोशिश करिए। देखिए तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या समझा, एक पहले वो लाइन आपको जो मैंने अभी बोला उसको यहाँ पे मेंशन किया हुआ कि द प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट रिजल्ट्स in the increment of the apparent resistance of the conductor due to the presence of the other conductor carrying current in its vicinity, ठीक है ना, कि जो कंडक्टर आपके पास में है उसका रेजिस्टेंस अधिक कम उससे होगा ही, ऑब्वियस सी बात है जो भी है। तो करंट का डायरेक्शन भी अपोजिट हो सकता है, करंट वन डायरेक्शन में एक में हो सकता है या तो अदर डायरेक्शन में हो सकता है। तो उससे क्या होगा कि अगर सेम डायरेक्शन में होगा, सेम डायरेक्ट में होगा, तो करंट का जो एक्यूमुलेशन होगा या जो करंट डेंसिटी होगा वह एक दूसरे से क्या करेगा, रिपेल करेगा। करंट डेंसिटी जो होगा दोनों कंडक्टर का और सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, एक दूसरे को वह अपोजिट करेगा, ठीक है, रिपेल करेगा। तो पहला डायरेक्शन में आप यहाँ, पहला डायग्राम आप यहाँ पे देख सकते हो कि डायग्राम में लिखा हुआ क्लियर, डायरेक्शन ऑफ करंट रिमेन्स सेम। करंट का डायरेक्शन अगर सेम रखते हो तो करंट डेंसिटी जो रेड कलर में दिख रहा वो एक दूसरे से क्या किया है, रिपेल किया है, ठीक है। तो ये इफेक्ट की वजह से होता है, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट की वजह से होता है। दूसरा कंडीशन के लिए भी देख लेते हैं भाई, दूसरा कंडीशन में क्या होगा कि अगर ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, दूसरा वाला जो केस है यहाँ पर, ये दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में तो करंट डेंसिटी का एक्यूमुलेशन क्या होगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करेगा मतलब डायग्राम में आप यहाँ पे रेड कलर के से समझ सकते हो, ठीक है। ये चीज होता है प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट होता है करंट का। इसी वजह से बोला जाता है कि भाई जब आप दो कंडक्टर या हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन के पास या फिर ट्रांसफार्मर के पास आप देखते होंगे कि करंट का एक्यूमुलेशन बहुत ज्यादा हो जाता है ना, तो वहां पर एक इफेक्ट और भी आ जाता है जिसको बोलते हैं कोरोना, कोरोना इफेक्ट। वो कोरोना ये वाला कोरोना नहीं है, वो दूसरा कोरोना, उसके बारे में भी बताएंगे आपको, ठीक है। तो वहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन या फिर हाई वोल्टेज जब होता है ट्रांसफार्मर का, ट्रांसफार्मर के पास वाले एरिया में, वहाँ पे चूंकि बहुत हाई वोल्टेज हो जाता है, करंट का एक्यूमुलेशन बहुत ज़्यादा होने लगता है, तो इसकी वजह से कोरोना इफेक्ट वहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये जनरल ट्रांसमिशन लाइन में हम लोग को क्या एक और इफेक्ट देखने को मिलता है, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट। तो ये चीज़ें भी आपको समझ में आ चुकी होंगी कि क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ आपको थियोरेटिकल जो कि आपको क्या है कि इस सब चीज़ों को आपको जो एग्जाम होता है उसमें लिखना पड़ता है। तो क्या है इसका देख लीजिए कि इस इफेक्ट का, इस प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट का रिजल्ट क्या होता है। द ओवरऑल कैपेसिटी ऑफ करंट कैन बी रिड्यूस्ड। जितना ओवरऑल करंट कैरिंग कैपेसिटी हमारा है कंडक्टर का, अगर वो अलग अलग होता तो हमारे इनपुट से लेकर आउटपुट यानी कि जनरेशन से लेकर के डिस्ट्रीब्यूशन तक जो मिलने वाला अमाउंट ऑफ करंट है वह ज़्यादा होता अगर अलग अलग होता। बट हम लोग को इतना अलग अलग ले जा नहीं सकते हैं, क्योंकि फिर कई तरह के प्रॉब्लम हो सकते हैं। वो एक कंडक्टर के अलग से हम लोगों को क्रॉस आर्म बनाना पड़ेगा, दूसरे कंडक्टर के लिए अलग से क्रॉस आर्म बनाना पड़ेगा, टावर अलग से बैठाना पड़ेगा, तो वो पॉसिबल नहीं है।
बाय द सेंस ऑफ आपको कोस्ट, ठीक है ना। तो इस वजह से वो पॉसिबल तो नहीं है, तो इस वजह से हमारा ओवरऑल करंट कैरिंग कैपेसिटी थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है। द रेजिस्टेंस ऑफ एसी कैन बी इंक्रीज्ड, ये रेजिस्टेंस का भी इफेक्ट करता है, ठीक है ना। इसके बाद है एडी करंट विच इज इंड्यूस्ड कैन काउज लॉसेस विद इन द सिस्टम। अब आप कहोगे कि सर एडी करंट कौन सा चीज आ गया, एडी करंट के बारे में अभी शायद आप लोगों ने सुना भी नहीं होगा, या सुना होगा तो शायद आप उतने अच्छे से अभी समझ नहीं रहे हो कि इस जगह पर कैसे वह लॉसेस को इंड्यूस कर रहा है, ठीक है ना। तो एडी करंट क्या होता है, एक इसके बारे में भी थोड़ा सा सुन लीजिए, हमारे पास अभी टाइम तो है ही, थोड़ा सा 1-2 मिनट सुन लीजिए। एडी करंट में क्या होता है, यह पहली चीज तो ये समझ लीजिए कि यह एक रैंडम करंट होता है, रैंडम डायरेक्शन का करंट होता है, ठीक है ना, जिसका कोई डायरेक्शन नहीं है। जैसे हम लोग के इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होता है ना कि भाई आप पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव चलोगे या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का अपोजिट डायरेक्शन में चलोगे, वह आपका डायरेक्शन बताता है करंट का। लेकिन एडी करंट का कोई डायरेक्शन नहीं है, इसका कोई कोई अस्तित्व, अचानक से वो आ भी जाता है, ठीक है। अचानक से क्यों बोल रहा मैं बता रहा हूँ। और दूसरी चीज की इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है अचानक से, इसलिए क्योंकि यह एक तो मटेरियल जो यूज कर रहे हैं हम लोग, कंडक्टर के लिए एक मटेरियल यूज कर रहे हैं ना, ऐसी ऐसा। या फिर हम इसको और अच्छे से समझने के लिए ट्रांसफार्मर का एग्जांपल ले लेते हैं। ट्रांसफार्मर का जो कोर बनाते हैं, ट्रांसफार्मर के कोर में हम लोगों को सप्लाई देना पड़ता है, सप्लाई देने से फिर उसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से यहाँ से करंट वहाँ ट्रांसफर होता है, मैग्नेटाइज होकर के चीजें होती है। तो कोर के अंदर उस वक्त क्या होता है ना, कोर के अंदर अनवांटेड करंट डेवलप हो जाता है जो कि हीट प्रोड्यूस करता है, और वह करंट जो होता है वह रैंडम डायरेक्शन में होता है। तो रैंडम डायरेक्शन वाले करंट को हम लोग बोलते हैं एडी करंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी क्या होता है कि जब आप करंट डेंसिटी एक्यूमुलेट होकर के हाई हो जाती है, तो कंडक्टर के अंदर, कंडक्टर भी एक अपना मटेरियल है, तो उसके अंदर भी एडी करंट यानी कि एक रैंडम डायरेक्शन का करंट डेवलप हो जाता है, जो कि कहीं ना कहीं वह लॉस क्रिएट करता है इन द फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, एडी करंट जो कि प्रोड्यूस होता है, जो कि रोल अपना रखता है लॉस करने के लिए, ठीक है। चलिए इसके बाद आपको एक चीज और यहाँ पे कई बार पूछ लेता है कि प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो हम कहेंगे कि द प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। पहला, द मटेरियल यूज्ड इन कंडक्टर, क्या किस तरह का मटेरियल आप यूज कर रहे हो उस पर डिपेंड करेगा। स्ट्रक्चर कैसा है उस पर डिपेंड करेगा, स्टैंडर्ड है, सॉलिड है, क्या है। फ्रीक्वेंसी किस तरह की है कंडक्टर की, ठीक है, और डायमीटर क्या है कंडक्टर की। तो इन सब फैक्टर्स पे वो डिपेंड करता है प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट, ठीक है। अगर रिड्यूस करना है तो हमारे लिए सबसे बेस्ट है ACSR, जो कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं, बट पूरी तरह से रिड्यूस नहीं होता है, इसमें भी थोड़ा बहुत आपका आपका कुछ ना कुछ इफेक्ट, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट आपको क्रिएट होते रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ें थी आपकी, आई होप कि आपको बातें समझ में आई होगी आज की क्लास वाली। तो अब इसके बाद आप लोगों को हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट क्या है। अब यहाँ पर अगर आप लोगों का कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए।